हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एक्सपर्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कूलाम के नियम की, और कूलाम के नियम पर आधारित अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बुक के देख लिए थे। ठीक, इसी क्रम में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, मतलब लेक्चर रहेगा बच्चों। आज का टॉपिक का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर आप इस चीज को लिख सकते हो बच्चों, बहुल आवेशों के मध्य बल। सुनिएगा ध्यान से, हेडिंग का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसे अन्य शब्दों में जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो है बहुल आवेशों के मध्य बल। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं आपको दो आवेश दूं Q1 और Q2 और उनके बीच स्थिर वैद्युत बल निकलवाऊं तो आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे कूलॉम के नियम का उपयोग करते हुए, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर जैसा कि नाम है बहुल आवेश, मतलब आपको मैं एक ऐसा सिस्टम दूं, ध्यान सुनना, कोई भी सिस्टम बना दिया हमने, इसके अंदर बहुत सारे आवेश मौजूद हैं, कम से कम 3, क्योंकि दो आवेशों का अगर क्वेश्चन हुआ ना वो तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, तो इसमें कम से कम कितने आवेश होने चाहिए? 3। जैसे मान लीजिए बच्चों, इस जगह पर आपका एक आवेश है Q1, यहां पर कोई आवेश है Q2, इसी तरह यहां पर कोई आवेश है Q3 डैश डैश डैश, यहां पर कोई आवेश है Qn। बच्चों सुनना आप ध्यान से, n आवेशों का एक निकाय है, और आपको किसी एक आवेश पर कोई अन्य आवेश मान लो, भले आप चलो यहां देख लो आप भले से, यहां पर आप एक अन्य आवेश लेके आ गए बच्चों Q0। कौन सा आवेश लेके आ गए? Q0। तो आपको इस Q0 पर लगने वाला बल देखना है कि Q0 पर परिणामी बल कितना होगा। देखो, जब दो आवेश होते हैं तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाते हो। अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है, मैंने आपको 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ाया है बच्चों, याद करो आप। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि इस निकाय में जितने भी आवेश है ना, Q0 को छोड़कर अन्य सभी आवेश किस पर बल लगाएंगे? Q0 पर। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी भी आवेश पर, जिस आवेश पर आप चेक करना चाहते हो, मुझे यहां Q0 पर चेक करना है, मैं आपको अलग अलग तरीकों से अलग अलग सवाल करके दिखाऊंगा बच्चों। तो Q0 पर परिणामी बल देखना है ना, तो Q0 पर Q0 खुद को छोड़कर, खुद बल नहीं लगाता है खुद पर, उसके अलावा निकाय में जितने भी आवेश मौजूद है ना वो सब क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जैसे कि क्या Q1 बल लगाएगा इस पर? बिल्कुल। दोनों आवेशों को मिलाओ और आप याद करो, ये तो केंद्रीय बल है। स्थिर वैद्युत बल कौन सा बल है? केंद्रीय। इसी के कारण केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर लगता है। सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण और विजातीय होंगे तो आकर्षण। मान लो सभी आवेश सजातीय ले लेते हैं उदाहरण के लिए, तो Q1 के कारण इस पर जो बल लगेगा शायद वो इस दिशा में लगने वाला है, और इस बल का नाम हो जाएगा बच्चों F01 वेक्टर, सदिश राशि है ना। इसी तरह 0 पर कौन बल लगा रहा होगा? 2 बल लगाएगा। इनके केंद्रों को मिलाओ और प्रतिकर्षण की वजह से धक्का दे दो, ये लो, इस दिशा में बल लग गया होगा आपका F02 वेक्टर। ऐसे ही Q3 एक बल लगाएगा, F03 वेक्टर। Qn एक बल लगाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और सही डायग्राम बनाऊं ताकि आप आसानी से देख पाओ, है ना। तो ऐसा मान लीजिए आप, दोबारा समझना कि ये कोई आवेशों का एक निकाय है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट आवेश लेते हैं। इस जगह पर आपका आवेश था बच्चों Q1, इस जगह पर आपका आवेश है Q2, इस जगह पर यहां ले लो, कहीं आपका आवेश है कोई Q3, और इसी तरह इस जगह पर कोई आवेश है Qn। इस निकाय में n आवेश हैं भाई, इस निकाय में n आवेश हैं, और मान लो मुझे इस जगह पर बल देखना है, इस जगह पर मैंने कोई आवेश और रख दिया भाई Q0। कौन सा रखा है? Q0। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि आवेशों के निकाय में
जिस आवेश पर बल देखना है, मुझे Q0 पर बल देखना है, तो इसमें Q0 खुद बल नहीं लगाएगा Q0 पर इस Q0 के अलावा जितने भी आवेश मौजूद हैं वो सब इस पर बल लगाएंगे। जैसे कि पहला आवेश और बल किस लगता है, जिसके कारण लगाना है और जिस पर लगाना है, इन दोनों की दिशाओं को मिलाइए। एक मिनट, थोड़ा दूसरा पेन काम लेता हूं। इन दोनों को मिलाओ, दिख रहा है ना, इस दिशा में बल लग जाएगा। इसका नाम हो जाएगा F01। क्या नाम होगा इसका? F01। देख तो रहा है वैसे आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। F01 वेक्टर। फिर ये जो Q2 आवेश है, ये इस पर बल लगा रहा होगा इस दिशा में, कितना? F02 वेक्टर। फिर ये जो तीसरा आवेश है, ये इस पर बल लगा रहा होगा इस दिशा में, F03 वेक्टर। फिर जो ये Nवा आवेश है, ये इस पर बल लगा रहा होगा इस दिशा में, F0N वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इस Q0 पर अन्य आवेशों के कारण बल लग रहे होंगे, तो कुल बल कितना होगा बच्चों? कुल बल कितना आएगा? चूंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो कुल बल इन सभी बलों के सदिश योग। याद रखना, मैंने कहा था अदिश राशियों में अदिश योग, सदिश राशियों में सदिश योग। देखो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, सुनना ध्यान से। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार आवेशों की किसी निकाय में, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, कॉमा लगाइए, उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सुनना और समझना। अध्यारोपण सिद्धांत पहली बात तो कब लगता है? जब बहुत सारे आवेश मौजूद हों। क्लियर है यहां तक? अब जैसे कि इस चित्र के हिसाब से अगर मैं एक इक्वेशन सेट करना चाहूं, मुझे F0 पर कुल बल देखना है, ठीक है? तो F0 का जो कुल बल होगा ना, वो 0 पर कौन कौन बल लगाएंगे देखना। 0 पर पहला बल लगाएगा, इसको नाम हो जाएगा F01 वेक्टर, प्लस 0 पर दूसरा बल लगाएगा, 0 पर तीसरा बल लगाएगा, डैश 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 डैश, प्लस 0 पर n बल लगाएगा। भाई ये तो मैंने कहा है कि आवेशों के निकाय में आपको जिस आवेश पर बल देखना है, मुझे Q0 पर बल देखना है, तो Q0 के अलावा जितने भी अन्य आवेश मौजूद हैं वो सब बल लगाएंगे। तो 0 पर पहले ने बल लगाया, 0 पर दूसरे ने, 0 पर तीसरे ने, और कुल बल सभी बलों की वेक्टर लगा दिया है मैंने। कौन सा योग है? मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये कौन से योग के बराबर होगा? सदिश योग के बराबर। और सदिश योग ही काम में क्यों लिया है आप समझ गए होंगे, क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश। आवेश अदिश राशि था, तो आवेश का योग मैंने बीजगणित किया था। अब बल सदिश राशि है, तो योग भी कौन सा करूंगा बच्चों? सदिश योग। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। F0 वेक्टर बराबर
आप वेक्टर फॉर्म याद करिए कूलॉम के नियम का। नॉर्मल तो होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब मैं वेक्टर लगाता हूं बच्चों याद करो तो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप कर देते हैं ना, आर कैप। तो F01 वेक्टर का सूत्र क्या बनेगा देखना, k। अच्छा आप k को चाहो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, अच्छा लगेगा। k 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो 0 और 1 को लो। एक आवेश तो हो जाएगा बच्चों q0, दूसरा आवेश हो जाएगा q1 बटे दूरी का स्क्वायर, और 0 और 1 के बीच की दूरी हो जाएगी r01 लिखें इस चीज को का स्क्वायर, और साथ में बच्चों r01 का कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे F01 समझ में आ गया ना, कि Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर साथ में R01 का कैप। आगे बढ़ाएं बच्चों इस चीज को। 0 और 2 की बात करूं तो K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 0 और 2 की बात कर रहा हूं तो Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप, प्लस डैश डैश डैश, तीसरा क्या मैं सीधा एनवा लिखता हूं, तो एनवा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 QN बटे R0N का स्क्वायर और R0N का कैप। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने सदिश रूप इस्तेमाल किया है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। बच्चों इनमें से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? F0 का वेक्टर बराबर, ध्यान से देखना, सब में से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन दिख रहा है, और Q0 कॉमन दिख रहा है। उसके अलावा जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या बचेगा यहां से? Q1 बटा R01 का स्क्वायर और R01 का कैप। यहां से क्या बचेगा भाई? Q2 भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, Q0 बाहर आ गया, तो Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप, प्लस डैश डैश डैश, प्लस यहां से क्या बचेगा भाई? Qn अपॉन R0N का स्क्वायर और R0N का कैप। क्लियर है यहां तक ना? अब ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, आप इसे शॉर्ट में सिग्मा के रूप में लिख सकते हो भाई। कैसे लिख सकते हो देखना आप ध्यान से। F0 वेक्टर की अगर हम बात करना चाहें, K की जगह तो आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 अपना है ही है। देखिए जब बच्चों बहुत सारे स्टेप एक जैसे आपस में ऐड हो रहे हों तो हम यूज करते हैं सिग्मा का। किसका यूज करते हैं भाई? सिग्मा का। कब यूज करते हैं? जब एक जैसे स्टेप, देखो सबकी कहानी कुछ एक जैसी है। यहां Q है तो 1 है, Q2 है, मतलब ऐसा ही सेम स्टेप है। नीचे देखो R01 का स्क्वायर, R02 का स्क्वायर, कुछ कुछ एक एक स्टेप बदल रहा है, बाकी कहानी सेम है। तो पता है इसको कैसे लिखेंगे? जो नहीं बदल रहा है पहले वो लिख लो। देखो Q सब में आ रहा है, पर Q के रेस्पेक्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है। यहां 1 था, यहां 2 है, यहां 3 आया होगा, फिर N तक गया है। तो जो चेंज हो रहा है ना उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से, QI। और I का मान मैंने कहां से स्टार्ट कर दिया भाई? कहां से स्टार्ट हुआ है चेंज होना? 1 से। और कहां तक गया है चेंज होते होते? N तक। ऊपर लिख दें बच्चों आप N। QI हो गया। अपॉन में नीचे देखो R सब जगह है, 0 हर एक में है, और 0 के बाद का नंबर बदल रहा है, और जो बदल रहा है उसे I से लिखें। स्क्वायर हर एक स्टेप में है, क्लियर है? और फिर देखो R0 ये नंबर चेंज हो रहा है, इसका कैप। ये हमारा इसका एक शॉर्ट रूप हो गया। एक बार कहानी यहां तक समझें, ठीक है ना? ये अध्यारोपण का सिद्धांत है भाई। किसका सिद्धांत है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। काफी काम आने वाला है, और अगले आने वाले क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट से आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना? तो एक बार पहले जल्दी से आप नोट करें, फिर एक बार और समझाते हैं इसको। जल्दी नोट करिए।
ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत आप नोट कर लें। अध्यारोपण का सिद्धांत, या बहुल आवेश के बीच बल, बहुत सारे आवेश होने चाहिए, दो से अधिक आवेश होने चाहिए, क्योंकि दो में तो सिंपल नियम हो जाएगा, दो में अध्यारोपण की हमें कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, दो से अधिक आवेश होने चाहिए। तो नियम कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई निकाय है, देखें यहां से काम स्टार्ट है, निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, आपको किसी भी आवेश पर बल देखना है, निकाय दिया हुआ है, एक आवेशों का सिस्टम दिया हुआ है, और किसी भी आवेश पर बल देखना है, तो वो खुद बल नहीं लगाएगा, उसके अतिरिक्त लिखा हुआ है, देखना, उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेश, शब्द आया ना काम में, अन्य सभी आवेश, ध्यान रखना है ना, द्वारा लगाए गए बलों की, और बल कैसी राशि है, सदिश, तो सदिश योग के बराबर होता है। ये शब्द मेन इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी नोट करें इस चीज को। नोट करिए, ठीक है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं ना। अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार वीडियो वापस चला के देखें, है ना, उन्हें स्क्रीनशॉट ले लें भाई, ऐसा करो, या स्क्रीन पॉज करके लिख लो, टाइम लगेगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, चाहो तो फिर लिख लेना आराम से, खूब अच्छे से, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा इसमें एक शब्द काम में आया है बच्चों, बार बार नाम ले रहा हूं मैं, सदिश योग। कौन सा योग है? सदिश योग। नॉर्मल योग नहीं है भाई, नॉर्मल नहीं है, आवेश के लिए आपने क्या था वैसा नहीं है, कुछ डिफरेंट है। तो मैं पहले आपको थोड़ी देर अब सदिश योग की कहानी सुनाने वाला हूं ना, तो आप हेडिंग लिखें नेक्स्ट, अध्यारोपण के सिद्धांत से ही लिंक करता है भाई ना। हेडिंग डालना है आप सभी, सदिश योग। देखिए हेडिंग लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट, अब आप सदिश योग। सदिश योग, इलेवेंथ क्लास में अपने आप में एक पूरा बड़ा टॉपिक आपको मैंने सदिश योग के ऊपर पढ़ाया है, फिर भी यहां जितना काम आने वाला है वो मैं आपको लिखता हूं। विशेषकर बच्चों यहां मैं बल के बारे में बात करने वाला हूं, तो मैं बल ही ले रहा हूं, है ना। आप मान लीजिए कि माना दो बल, पहला वन है F1 वेक्टर और दूसरा बल है F2 वेक्टर। माना दो बल F1 वेक्टर और F2 वेक्टर परस्पर थीटा कोण पर क्रियाशील हों, तो इनका परिणामी बल, सुनना भाई बहुत ध्यान से, आपको दो बल दिए हुए हैं, पहला बल मान लो आप F1 वेक्टर, दूसरा मान लीजिए आप F2 वेक्टर। डायग्राम में भी देख लो, ये लो, एक बल तो आपने इधर मान लिया, इस बल का नाम हुआ भाई F1 वेक्टर, और दूसरा बल आपने इधर मान लिया जिसका नाम हुआ F2 वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। कहानी समझ में आ रही है ना। दो बल हैं F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, परस्पर थीटा कोण पर क्रियाशील हैं, तो इनका जो परिणामी बल आता है ना, आपको पता होगा परिणामी बल, पहली बात तो इन दोनों कहीं ना कहीं बीच में आता है F वेक्टर, और उस परिणामी बल का परिमाण निकालने का सूत्र क्या है? F बराबर रूट ऑफ F1 स्क्वायर
F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा। ये याद रखिएगा भाई। दो बल हैं हमारे पास, एक कौन सा है F1, दूसरा कौन सा है F2, और इनके बीच का कोण कितना दिया हुआ है, थीटा, याद रखना। तो रिजल्टेंट निकालने का सूत्र पहले अच्छे से याद कर लो आप। रिजल्टेंट निकालने का सूत्र होता है F वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर, आपको याद है ना, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, बिल्कुल उसी थीम से आया है। रूट ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, 11th की नोटबुक उठा के देखना, पूरा प्रूफ आपको मिल जाएगा। क्लियर। यहां पर मैंने एक बात आपको यह भी कही थी कि यदि दोनों के परिमाण बराबर हो, F1 और F2 मान लो X हो, फॉर एग्जांपल्स F1 और F2 कितना हो, X, दोनों इक्वल हो, तो आप इसमें अगर F1 और F2 की जगह X जमा करके देखोगे तो आपको बच्चों परिणामी मिलेगा 2X cos थीटा बाई 2। हालांकि इसे याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, फिर भी हल्का हल्का 11th क्लास का मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं ना, सुनना वापस से ध्यान से। मैंने आपको सदिशों के बीच कोण निकालना भी सिखाया था, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी बातें दोबारा बोलूंगा, तो थोड़ा रफ्तार में आप सुनते जाना। कि दो बल हैं, पहला है F1 वेक्टर, दूसरा है F2 वेक्टर, कोण बीच का कितना है, थीटा, तो इनका परिणामी बल निकालने का ये सूत्र हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जब कुछ भी नहीं लगेगा तो ये सूत्र तो मैं लास्ट में लगाऊंगा ही। F बराबर अंडर रूट में पहले वाले बल का स्क्वायर मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर परिमाण बराबर हो तो आंसर आता है 2X cos थीटा बाई 2। और वेरी वेरी मोस्ट, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी भाई। अब ट्रिक क्या, मैंने आपको एक चीज वैसे तो प्रूफ करके दिखाई है ना, कि यदि दो समान बल, प्रत्येक का मान मान लो आप x मान लो, चलो मतलब x मान के दो बल है ना, दो समान बल का परिणामी यदि उनके बीच का कोण, अब पहली स्थिति सुनना बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो परिणामी आएगा बच्चों दोगुना। इसमें आप थीटा का मान 0 जमा के देख लें, cos 0 का मान कितना आता है 1, तो रिजल्टेंट कितना आएगा दोगुना, मतलब 5 न्यूटन के दो बल बराबर होना जरूरी है। ये ट्रिक तभी लगेगी भाई ना, समान बल याद रखना, दो समान बल अगर 0 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट दो गुना आता है, बस ये याद रखेंगे आप। तो 0 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट कितने गुना आता है, दो गुना। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि 5 न्यूटन के दो बल हैं, 5 न्यूटन के दो बल हैं, 0 डिग्री पर क्रियाशील हैं। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, चाहे ये वाला इस्तेमाल कर लेना, या डायरेक्ट ट्रिक से आंसर बोल देना। आंसर बच्चों कितना आएगा, दो गुना आएगा। सेकंड सुनना, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, अगर बलों के बीच कोण कितने हो 60, जमा के देखना थीटा के 60, तो cos 60/2 मतलब cos 30, cos 30 का मतलब अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 जमाओगे ना तो आंसर आएगा बच्चों अंडर रूट 3 गुना x का, रूट 3x। ये भी अपने को याद करना है। 0 डिग्री का कोण हो, 0 डिग्री का कोण हो तो आंसर कितना आएगा, दो गुना। 0 डिग्री का कोण हो तो आंसर, मैं जिन बातों को बोल रहा हूं उन्हें अच्छे साथ कर लेना, दो गुना आएगा। 60 डिग्री का एंगल हो तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 3 गुना आएगा। 90 डिग्री का एंगल हो बच्चों, जरा 90 जमा के देखो कितना आता है, 90/2 45, cos 45 आता है 1/√2, तो 1/√2 का 2 भाग दूंगा तो ऊपर अंडर रूट 2 गुना रह जाएगा ना, तो f की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2x। एक याद करना है अपने को, ठीक है।
समान हो, ट्रिक तभी लगेगी जब बल बच्चों कैसे हो, समान बल। 0 डिग्री पर हो तो आंसर कितना आएगा, 2 गुना आएगा। 60 डिग्री पर हो तो आंसर कितना आएगा, √3 गुना आएगा। 90 डिग्री पर हो तो आंसर कितना आएगा, √2 गुना आएगा। चौथा पॉइंट सुनना, थीटा बराबर 120 डिग्री हो, 120 जमा के देख कितना आता है, 120/2 60, cos 60 आता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x मतलब 1 गुना। f का मान कितना आएगा, x, यानी कि कितने गुना आने वाला है ये, 1 गुना। और अंत में लास्ट पांचवा, थीटा बराबर 180 हो, 180 डिग्री हो, तो f 180 जमाना cos 180/2, cos 90 0 आता है, तो बल भी बच्चों कितना आ जाएगा, 0। ये 5 ट्रिक आपको याद रखनी है। इस पूरे बोर्ड पर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें याद रखने योग्य बात, एक तो ये परिणाम याद रखना है कि दो बल हों F1 और F2, उनके बीच का कोण कितना हो, थीटा, तो उनका परिणामी आता है अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। समान समान बल हो, याद रखना ये ट्रिक केवल समान बल पर ही लागू है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं हर जगह लगा दो भाई। समान समान बल हो, 0 डिग्री पर हो तो आंसर कितना आता है, 2 गुना। 60 डिग्री पर हो तो आंसर कितना आता है, √3 गुना। 90 डिग्री पर हो तो आंसर कितना आता है, √2 गुना। 120 पर हो तो आंसर कितना आता है, 1 गुना। और 180 डिग्री पर हो तो आंसर बच्चों कितना आता है, 0। एक बार आप नोट करें, फिर कुछ और चीज देखते हैं इसके अंदर जल्दी से। जल्दी नोट करें। सदिश योग मैंने आपको 11th क्लास में पूरा बहुत डीपली पढ़ाया है ना, तो आप नोट्स जाकर देख सकते हो एक बार। लिखें भाई ढंग से पूरा। लिखें भाई, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना भाई, जल्दी करो। ठीक, अब पीछे रह जाओ भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई बच्चा अगर पीछे रह जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए भाई आगे देखिए, सदिश योग में ना, सदिश योग हो गया, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और सदिश योग संबंधी बहुत सारी बातें हैं भाई, आपके लिए जितना काम आने वाला है लगभग ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ। और जितनी बातें हैं 11th क्लास में जब आपने सदिश योग पढ़ा है वो एक बार टॉपिक रिवाइज कर लें आप, ठीक है ना। आगे देखिए,
हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भी देखे थे भाई ना। देखिए आगे देखिए, कुछ चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पर भाई। बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.5 तक अपन कर चुके हैं। दो क्वेश्चन जिसमें काफी बोरिंग भी थे भाई ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.6 देखिएगा आप, बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.6। जिनके पास बुक हो वो बुक निकाल लिया करें भाई ना। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं एक बार, आप देखें। एग्जाम्पल नंबर 1.6 अपनी किताब का ही क्वेश्चन है और पेज नंबर 16 पर है भाई ना। 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। 3 आवेश दिए हुए हैं Q1 Q2 और Q3 और तीनों का मान Q है, मतलब समान आवेश हैं, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, मैं डायग्राम बनाता हूं, देखना। एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया भाई इस तरीके से। एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी हर एक भुजा L लंबाई की है। इस जगह पर कोई आवेश है Q1 जिसका मान है Q, A मान रखा है मैंने इसको, ठीक है ना। इसको हमने B मान रखा है। इस पर कोई आवेश है Q2, इसका मान भी कितना है Q, और इसको हमने C मान रखा है। इस पर कोई आवेश है Q3, इसका मान भी कितना है Q। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना हूं, ध्यान सुनना। 3 आवेश Q1 Q2 Q3 जिनमें प्रत्येक Q मान का है, समबाहु त्रिभुज L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं 3 आवेश। त्रिभुज के केंद्रक पर, चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र बना के रखा है। एक आपने आवेश कैपिटल Q और रख दिया है, परिणामी बल कितना होगा वहां ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सुनना। केंद्रक, केंद्रक जानते होंगे आप त्रिभुज का, केंद्रक जानते हो ना भाई, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, याद रखना, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो इस केंद्रक पर 3 माध्यिकाएं रही होंगी ना, यहां पर एक कैपिटल Q आपने आवेश रख दिया। सजातीय है, जो स्मॉल Q है वैसा ही कैपिटल Q है, इसको O नाम दे देते हैं ये लोग। और केंद्रक पर परिणामी बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? केंद्रक पर परिणामी बल। सवाल समझ में आया ना? तो जिन बच्चों ने 11th में गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट ढंग से पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं थोड़ी समबाहु त्रिभुज की साइड में आपको कहानी सुनाता हूं, सुनना भाई ध्यान से। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, आपकी जानकारी के लिए। क्या क्या, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को भी केंद्रक वगैरह के बारे में जानकारी ढंग से नहीं होगी शायद। तो समबाहु त्रिभुज का पहला पॉइंट बनता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी। पहला पॉइंट, जो तीनों भुजाएं होती हैं भाई, उन तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? समान रहती है, ठीक है। प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होंगे। और चूंकि त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, बराबर बराबर में, है ना। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए ना। तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों, मैं इसकी माध्यिका की लंबाई जानना चाहता हूं। माध्यिका की लंबाई, ध्यान सुनना, माध्यिका की लंबाई कितनी होती है? सुनना भाई, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। नाम दिया हमने इसको A B C। माध्यिका की परिभाषा है शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ये जो AD है ये माध्यिका है।
मध्य बिंदु है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर रहेगा। इस भुजा की लंबाई L, इस भुजा की लंबाई L, और ध्यान सुनना यहां से यहां तक की लंबाई L/2 और यहां से यहां तक की लंबाई भी बच्चों L/2। तो आप दिमाग लगाएं, आपको एक समकोण त्रिभुज दिख गया ADC, दिख गया ना भाई, समकोण त्रिभुज ADC में। अब सुनना, समकोण के सामने कर्ण पता है आपको L, किसी भी एक को लंब मान लो और एक को आधार मान लो। इसको मान लो आधार है, ये क्या है लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए भाई, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस कहती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें L, तो L स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर L/2 का स्क्वायर बच्चों L²/4 प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर जो हमारी माध्यिका है, जो हमारी माध्यिका है। AD निकालनी है मुझे, तो L²/4 को इधर लाऊंगा और L² में से मैं L²/4 घटाऊंगा, उधर तो बचेगा AD का स्क्वायर, और L² में से जब आप L²/4 लघुत्तम लेके घटाओगे ना तो ये बनेगा बच्चों 3L²/4। और दोनों साइडों का अगर वर्गमूल लें तो AD का मान निकल के आता है √3L/2। जो आंकड़ा आपको सीधे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। समबाहु त्रिभुज में AD माध्यिका ही तो है, तो माध्यिका की लंबाई होती है √3/2 गुणा भुजा। बहुत काम की चीज है भाई, माध्यिका की लंबाई बहुत काम की चीज है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई आती है √3/2 गुणा भुजा। भुजा का √3/2 गुना, जितनी भुजा होती है उसका √3/2 गुना क्या होती है माध्यिका की लंबाई। सुनना ध्यान से, चूंकि माध्यिका की लंबाई √3/4 है, तो क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान से देखना, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार, आधार मान लो आप BC, और जो ऊंचाई है क्या आप AD कह सकते हो। अरे त्रिभुज में अगर क्षेत्रफल बढ़े तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना मान लिया BC और ऊंचाई कितनी मान ली मैंने AD। दोनों की जरा मान जमा के देख कितना आता है, तो 1/2 गुणा आधार, BC का मान हो जाएगा बच्चों L गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आ जाएगी √3/2। क्लियर। अब अगर आप इनका गुणा करके देखोगे तो गुणा करके देखिए ऊपर, √3 का 1 से गुणा करोगे तो √3, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, और L का L से गुणा करोगे तो भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र निकल के आता है, मैं यहां लिख रहा हूं √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने, 2 मिनट लगेंगे, आप एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी समझते जाएं। हम समबाहु त्रिभुज की कहानी पढ़ रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान रहती है भाई, प्रत्येक कोण का मान बराबर, 3 कोण 180 डिग्री के हैं तो बराबर बराबर में 60-60 के हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में आना चाहिए अब आज के लिए, माध्यिका की लंबाई होती है √3/2 गुणा L। अब थोड़ा और कहानी सुने आप। जब आप बल निकाल रहे होंगे ना केंद्रक पे, तो आपको जरूरत पड़ने वाली है शीर्ष से केंद्रक की दूरी। इस भाई देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने वाला हूं मैं। O पर बल देखूंगा तो O पर O के अलावा यानी कि A बल लगाएगा, B बल लगाएगा और C बल लगाएगा, तो आपको O और A के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, O और B के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, O और C के बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए। तो बच्चों O तो है केंद्रक और A क्या है शीर्ष, मतलब केंद्रक और शीर्ष के बीच की दूरी। ये भी केंद्रक और शीर्ष के बीच की दूरी, ये भी केंद्रक और शीर्ष के बीच की दूरी। अब सुनना ध्यान से, जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, ये बच्चों माध्यिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक जो होता है ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो फिर काम की एक हेडिंग और हो जाती है, समबाहु त्रिभुज में शीर्षों की माध्यिका, शीर्षों की केंद्रक से दूरी।
शीर्षों की केंद्रक से दूरी, मतलब जो भी शीर्ष हैं ए बी सी, इनकी इस केंद्रक का नाम दे रहा हूं मैं ओ, बराबर दूरी रहने वाली है। मतलब जितना ए ओ रहने वाला है उतना ही बी ओ रहने वाला है, उतना ही सी ओ रहने वाला है। और ध्यान से देखना, कुल माध्यिका की लंबाई पता है, √3/2L, 2:1 में बांटना है। शीर्ष वाला हिस्सा कितना है 2, तो अनुपात में बांटना मैंने आपको सिखाया है। खुद का अनुपात, शीर्ष की ओर का हिस्सा कितना है 2 बटे अनुपातों का योग, 2 और 1 का योग कितना आएगा 3, गुणा माध्यिका की कुल लंबाई, और माध्यिका की कुल लंबाई होती है √3/2 गुणा भुजा। 2 ने 2 को मार दिया, √3 इस 3 को √3 बार काट देगा, यानी कि जो AO BO और CO है ना, वो आएगा L/√3। इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पूरी कहानी के लिए मैंने आपको समबाहु त्रिभुज की जीवनी सुनाई है भाई। क्या याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर रहती है। आप सबको पता है, मुझे आता है, आपको पता है, मुझे पता है, आपको आता है भाई ना। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ये भी पता है। याद रखने योग्य बिंदु आज के, माध्यिका की लंबाई होती है √3/2 गुना भुजा का। याद रखना, भुजा का √3/2 गुना, और शीर्षों की केंद्रक से दूरी होती है L/√3। कितना? L/√3। एक बार आप ये पॉइंट जल्दी से नोट करें त्रिभुज वाले, फिर मैं इस क्वेश्चन का मतलब प्रारंभ करता हूं ना। तो थोड़ा साइड में आपकी जानकारी के लिए समबाहु त्रिभुज का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है अपन ने ना, एक बार जल्दी से नोट कर लें। समबाहु त्रिभुज हेडिंग डाल करके पूरा नोट कर लें, जिसमें 2 आंकड़े शायद आपको आज नए लगेंगे, शायद कुछ बच्चों को। बाकी 11th क्लास में मैंने बच्चों पूरा पढ़ा रखा है आपको ना, कि माध्यिका की लंबाई होती है √3/2 गुना। एक तो यह आंकड़ा है आज के लिए। और शीर्ष की केंद्रक से दूरी, शीर्ष की केंद्रक से दूरी L/√3। जल्दी से नोट कर लें, जल्दी नोट कर लें भैया। करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, मैं इसको साफ करता हूं फिर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई समबाहु त्रिभुज का, ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है भाई ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं भाई, देखने इस क्वेश्चन पे आते हैं अपने पास। हो सकता है कि ये बातें समझाने की स्पीड थोड़ी तेज रही हो भाई ना, सॉरी, क्योंकि आपको ये सब इतना आता है। खैर थोड़े 2-4 आंकड़े मुझे दिखाने थे, देखिएगा इसमें से कुछ काम मिलेंगे अपना ना। वापस से ये सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.6। क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज बना रखा है। क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है भाई ना, ये रहा अपना एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु जैसा ही लगना चाहिए। देखिएगा दोबारा देखते हैं। ये बन गया अपना एक समबाहु त्रिभुज, नाम दिया है ABC, प्रत्येक भुजा है L। ठीक है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q1 जिसकी वैल्यू है Q, यहां पर आवेश रखा हुआ है Q2 जिसकी वैल्यू भी है Q, और यहां पर आवेश रखा हुआ है Q3 जिसकी वैल्यू है Q। तीनों कोनों पर Q आवेश रखे हुए हैं भाई। केंद्रक पर, केंद्रक कहीं यहां मान लिया हमने, O नाम मान लो इसका, और केंद्रक पर आपने कैपिटल Q आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है बच्चों? कैपिटल Q। केंद्रक पर लगने वाला बल आपको देखना है। बहुत से बच्चों को आंसर आ गया होगा मुझे पता है, पर आप ध्यान से देखना भाई ना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसलिए। तो जरा अध्यारोपण सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए सिस्टम में आपको कितने आवेश नजर आ रहे हैं, कितने आवेश, एक A पर है, एक B पर है, एक C पर है और एक O पर है।
सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सवाल में देखें आपकी कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं। आपको बल कहां चेक करना है, ओ पर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि ओ पर जो कुल बल है, ओ खुद बल नहीं लगाएगा, ओ खुद बल नहीं लगाएगा, ओ के अलावा जितने भी आवेश है ना वो सब बल लगाएंगे। कौन कौन से आवेश हैं? ए बल लगाएगा, क्योंकि सब सजातीय हैं, तो एक तो इसको इधर धक्का देगा, इसका नाम हो जाएगा एफ, मतलब बल ओ पर ए के कारण, तो एफ ओ ए वेक्टर। बी इस साइड में धक्का देगा, तो यह भाई साहब हो जाएगा एफ ओ बी वेक्टर। सी इस साइड में धक्का देगा, जिसका नाम हो जाएगा एफ ओ सी वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो आप? ओ पर कितने बल लग रहे होंगे? इस सिस्टम में जितने भी आवेश हैं, ओ के अलावा जितने भी आवेश हैं वो सब बल लगाएंगे। मतलब अगर मैं यहां लिखूं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ओ पर जो कुल बल है, ओ पर ए के कारण बल, ओ पर बी के कारण बल और ओ पर सी के कारण बल, इन सब के सदिश योग के बराबर आएगा। आप सुनना, आप ध्यान से सदिश योग करते कैसे हैं। पहले परिमाण की बात कर लेते हैं ना। परिमाण देखो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो आवेश के गुणनफल पर और एक दूरी के वर्ग पर। तो रही बात आवेशों के गुणनफल की, तो ओ ए सेट में यहां कितना है क्यू, यहां कितना है कैपिटल क्यू, आवेश का गुणा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, यहां भी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू और यहां भी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, तो आवेश का गुणनफल तो तीनों बलों में बराबर है। और रही बात दूरी की, तो दूरी याद आया क्या? ये दूरी कितनी होगी, ए ओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितना ए ओ है उतना ही बी ओ है, उतना ही सी ओ है, और बच्चों ये है एल बटे रूट 3। एल बटे रूट 3 क्यों है? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्षों की केंद्रक से दूरी है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, समबाहु त्रिभुज में शीर्षों की केंद्रक से दूरी भुजा का 1 बटे रूट 3 गुणा होती है, तो एल बटे रूट 3 हो गया। दिमाग लगाना कि जितना परिमाण ओ ए का है, वेक्टर नहीं लगाया है, उतना ही परिमाण ओ बी का है, इतना ही परिमाण ओ सी का है, और कितना परिमाण है बच्चों के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? एल वाई रूट 3, एल वाई रूट 3 का स्क्वायर। वैसे इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी आप पूरा लिख लें एक बार ढंग से। तो बल आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर आएगा बच्चों 3। मेरा कहने का अर्थ क्या हुआ, मैं एक नया चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इस बिंदु अगर मैं ओ को ले लूं यहां पर, तो बच्चों दिमाग को लगाना, एफ ओ ए बल नीचे है ना, इसको तीनों बल बराबर हैं, तो मैं एफ मान रहा हूं कि नीचे एफ है, और एफ की वैल्यू भाई ये रहेगी कितनी, 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ओ बी कुछ इस साइड में है, ये भी एफ है। और रही बात अगर कोण की बच्चों, तो ये वाला कोण, कौन से वाला कोण कहां गया, देखो ओ ए वाला कोण बल ये रहा, ओ बी वाला बल ये रहा, ये वाला जो कोण है वो 120 का है। कितने का है? 120 का। 90 डिग्री है तो ये कोण 90 का बन जाएगा। आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 का है, तो इन दोनों का योग कितना आने वाला है? 60, सॉरी 120। तो चूंकि दोनों वजह बराबर है, ये कोण 60 का है तो ये कोण भी कितने का है? 60 का। इस तरीके से ये कोण भी 60 आएगा, और 60 कितना आएगा? 120। मतलब इन दोनों बलों के बीच का जो कोण आएगा ना वो कितना आने वाला है? 120 डिग्री। इसी तरीके से एफ ओ सी इस दिशा में लगा हुआ है, एफ, इनके बीच का कोण भी 120 डिग्री, इनके बीच का कोण भी 120 डिग्री, और इनके बीच का कोण भी 120 डिग्री। कुछ ऐसी कहानी है ओ पर। क्लियर है? ओ पर 3 बल लगे हुए हैं, एफ एफ एफ, परस्पर 120 डिग्री पर। तो बच्चों इस अवस्था में परिणामी बल आपको डायरेक्ट पता होगा, 0 होता है। एक लामी प्रमेय नाम का कथन सुनाया था मैंने आपको, और लामी नहीं भी पता है तब भी आप ध्यान से देखिए, सुनना ध्यान से,
किन्हीं भी दो एफ का परिणामी निकाल लो पहले आप, इस एफ का और इस एफ का परिणामी निकाल लो, ठीक है ना। अच्छा, इनके वास्तविक नाम लिख दूं, इसका नाम एफ ओ ए है, जो एफ है, इसका नाम एफ ओ बी है, ये भी एफ है, और इसका नाम एफ ओ सी है, ये भी कितना है, एफ। तो कोई भी दो बलों का आप पहले परिणामी निकाल लीजिए कि चूंकि एफ ओ बी तथा एफ ओ सी क्या समान परिमाण के हैं, समान परिमाण के हैं, समान परिमाण के तथा परस्पर 120 डिग्री पर क्रियाशील हैं। ध्यान सुनना, कोई से दो बल आप ले सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो मैंने कौन कौन से लिए हैं बच्चों, एफ ओ बी और एफ ओ सी, समान परिमाण के हैं और परस्पर 120 डिग्री पर क्रियाशील हैं, अतः इनका परिणामी, किस किस का परिणामी बच्चों, एफ ओ बी का और एफ ओ सी का। और याद करो वो अभी ट्रिक, समान परिमाण हो, ट्रिक नंबर 4, और परस्पर कोण 120 डिग्री हो तो परिणामी एफ गुना आता है, अतः इनका परिणामी बराबर कितना आने वाला है भाई, वही एफ। जितना परिमाण इनका है इन दोनों का परिणामी भी उतने परिमाण का ही होगा। नया चित्र देखना आप, इस बिंदु O पर इस बल को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, जिसको हमने एफ ओ ए नाम दे रखा है, एफ परिमाण का, ठीक है ना। और इन दोनों का परिणामी 120 डिग्री है ना, जस्ट बीच में आएगा, क्योंकि दोनों बल बराबर है तो परिणामी बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। और बिल्कुल बीचों बीच का मतलब, इससे ये कोण 120 है तो बिल्कुल बीचों बीच 60 डिग्री, ये 120, मतलब पूरा 180। कहने का मतलब जो इनका परिणामी है ना, अलग पेन से बना रहा हूं, इस दिशा में आएगा और एफ परिमाण का ही होगा, और ये वाला कोण हो जाएगा बच्चों 180। हाँ या ना। अब ध्यान से देखो आप, इस अवस्था में क्या एफ और एफ समान परिमाण के और 180 डिग्री पर क्रियाशील है, समान परिमाण है, 180 डिग्री पर क्रियाशील है। पांचवी ट्रिक, परिणामी बल 0, अतः परिणामी बल कितना आ जाएगा इस कंडीशन में, 0। याद रखना बच्चों, इसका एक मैंने आपको खैर पूरा तरीका बता दिया है, बाकी इसमें एक मेथड अपन और भी कर सकते हैं। लामी प्रमेय आपको याद हो तो, लामी प्रमेय क्या कहता है, अगर n बल हो और प्रत्येक के बीच का कोण 180/n हो, क्या 3 बल है, 1 2 3, और प्रत्येक के बीच का कोण 180/3 सॉरी 360/n हो, तो 360/3 का मतलब 120 है, तो परिणामी बल कितना आता है, 0। आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप इन दोनों का परिणामी निकालते तो वो इस दिशा में आता, जो इससे कैंसिल होता, इन दो का परिणामी निकालते तो इस दिशा में आता, जो इससे कैंसिल होता। कहने का मतलब है परिणामी बल इस कंडीशन में कितना आने वाला है बच्चों, 0 आने वाला है। नोट कर लें आप जल्दी से एक बार सवाल को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, भी टाइम है थोड़ा सा, जल्दी करें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन और देख लें, एग्जाम्पल नंबर 1.7, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और देखें फिर आपको होमवर्क देंगे। आज आपका होमवर्क है जो बुक के पीछे क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.6 करना है आपको, 1.1 से 1.6, ठीक है ना। होमवर्क लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.6 होमवर्क है भाई आपका ना, कर लेना। अगली क्लास में आप अपन इसको डिस्कस कर लेंगे।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई रह गया हो तो भाई। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको मैंने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में करवा रखे हैं भाई। हाँ, देखिए एक 1.7 देखना भाई, एग्जाम्पल नंबर 1.7 पढ़िएगा। कह रहा है चित्र 1.10 में एक डायग्राम दे रखा है, दर्शाए अनुसार समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 आवेश हैं। मतलब देखो, सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज लिया गया है, ठीक है। भुजा आप वही एल मान लीजिए। चलो, इस पर एक आवेश, पहला आवेश यहां है Q1, जिसका परिमाण है बच्चों Q। दूसरा आवेश यहां है Q2, जिसका परिमाण भी है Q। और तीसरा आवेश यहां है जिसका परिमाण है -Q, ठीक है। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है? तीन क्वेश्चन मान लो आप इसमें। आपको चलो इनका नाम दे दो, ऐसा करो, चलो नाम तो दे रखे हैं। इसको पहला आवेश मान लो Q1 है, इसको दूसरा आवेश मान लो, इसको तीसरा आवेश मान लो। सवाल है कि आपको 1 पर, 2 पर और 3 पर परिणामी बल ज्ञात करना है कि 1 पर, 2 पर और 3 पर कितना बल लगेगा। तो अपन इसमें 3 क्वेश्चन मान सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले तो Q1 पर परिणामी बल, सबसे पहले हम परिणामी बल की बात बच्चों किसी कर रहे हैं, Q1 की। दिमाग लगाओ, अध्यारोपण के सिद्धांत पे आ जाओ। Q1 पर कौन कौन बल लगाएगा? Q1 पर कौन कौन बल लगाएगा भाई? Q1 पर निकाय में देखो कितने आवेश मौजूद हैं, 3 है साहब, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 पर खुद Q1 तो बल लगाएगा नहीं, Q1 के अलावा जो भी निकाय में है वो सब बल लगाएंगे। तो Q1 के अलावा निकाय में और कौन है, कौन कौन? Q2 और Q3। दिमाग लगा, क्या Q2 माइनस का है और ये प्लस का है? पहले 2 का देख, Q1 पर Q2 के कारण बल, ये प्लस और ये प्लस, और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण बल। चूंकि बल यहां देखना है तो जाहिर सी बात है दिशा ये रही होगी, है ना। इसका नाम आ जाएगा F12 वेक्टर। क्लियर? दूसरा, ये जो तीसरा है, ये इस Q1 को, Q1 प्लस है, ये माइनस है, खींचेगा आकर्षण, प्लस धक्का देता है और माइनस खींचता है। आकर्षण की वजह से एक इस पर बल इधर लगेगा बच्चों, उस बल का नाम क्या हो जाएगा? F13 वेक्टर। क्या नाम होगा भाई? F13 वेक्टर। मतलब Q1 पर कितने बल लगने वाले हैं? 2। थोड़ा कैमरा घुमाना पड़ेगा, है ना। Q1 पर कितने बल लगने वाले हैं बच्चों? 2 बल लगने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो Q1 पर बल लगने वाला है Q2 की वजह से प्रतिकर्षण, और Q3 की वजह से आकर्षण। तो पहले परिमाण की बात कर लें। एक तो इस पर कौन सा बल लगा है? F12। सुन ध्यान से, आवेशों का गुणनफल यहां भी Q² है, सिर्फ परिमाण का, और यहां भी गुणनफल कितना है? Q²। ये दूरी भी L है और ये दूरी भी कितनी है? L। मतलब जितना प्रभाव 1 पर 2 का है उतना ही प्रभाव 1 पर 3 का है। परिमाण बराबर है ना, और परिमाण कितना है? K। आवेश के परिमाणों का गुणनफल Q² बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब L²। हाँ या ना। परिणामी बल देख, क्या ये अंदर वाला कोण 60 डिग्री का है? भाई अंदर अंदर वाले तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों ही कोण 60 डिग्री के हैं। ये 60 का है, तो ये जो बाहर वाला कोण है, ये जो बाहर वाला कोण है, क्या 120 का रहेगा? 120 डिग्री का होगा ना। अरे बाहर वाला कोण तो 120 का होगा। अब सुन ध्यान से, Q1 पर परिणामी बल की बात कर रहा है, तो कि चूंकि, एक लाइन लिख दे कि चूंकि F12 तथा F13 समान परिमाण के हैं,
तथा परस्पर 120 पर क्रियाशील हैं। मतलब बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। अब ट्रिक याद कर, सीधा भी कर सकता हूं, ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। समान बल और बीच का कोण 120 डिग्री, तो परिणामी एक गुना आता है। अतः F1 वेक्टर, F1 वेक्टर समझ गए आप, पहले वाले पर कुल बल, पहले वाले पर कुल बल एक गुना इसका एक से गुणा कर दो, तो यह आएगा बच्चों K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और याद रखना इसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों के बीच में, मतलब इधर F1 वेक्टर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ आपको? चाहो तो इसमें आप F1 कैप से गुणा कर दो भाई, F1 वेक्टर की दिशा में होगा। हाँ या ना? 3 क्वेश्चन बताए थे ना आपको मैंने। Q1 पर परिणामी बल देखना था, अभी सेम तरीके से Q2 पर परिणामी बल देख भाई, सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी है, तरीके से पढ़ोगे तो आप, है ना। Q2 पर परिणामी बल, ना दिमाग लगा। Q2 ये रहा, कौन कौन बल लगाएंगे साहब? Q1 बल लगाएगा और Q3 बल लगाएगा। Q1 प्लस का है तो Q2 को धक्का देगा, ये लो, ये दिशा हो जाएगी F21 की। किसकी हो जाएगी? दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल। और ये माइनस है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये दिशा हो जाएगी बच्चों F23 की। मतलब Q2 पर 2 बल लग रहे हैं, कौन कौन से? F21 और F23। वापस से वही बात कि जितना परिमाण, एक सेकंड, जितना परिमाण F21 का होगा उतना ही परिमाण F23 का होगा। और परिमाण कितना होगा भाई? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्लियर है? वापस से परिणामी की बात करें तो क्या इनके बीच का कोण भी 120 डिग्री है? अंदर वाला 60 था तो बाहर वाला 120 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इनके बीच में आएगा F2 वेक्टर। कौन सा होगा? F2 वेक्टर। तो एक लाइन आप इसके बारे में भी लिख दो फटाफट से कि चूंकि कौन कौन से F21 वेक्टर तथा F23 वेक्टर समान परिमाण के हैं तथा परस्पर 120 डिग्री पर क्रियाशील है, अतः परिणामी बल, याद कीजिए अब आप, F2 वेक्टर कितना आने वाला है? समान परिमाण है और 120 डिग्री का कोण है, तो 1 गुना आंसर आएगा ना, 1 से गुणा कर दो, वापस से वही रिजल्ट है K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। चाहो तो F2 कैफ से गुणा कर दो भाई, F2 की दिशा में जो चित्र में है उस दिशा में लग रहा है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा और देख लो आप, किस पर बल देखना है? Q3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, Q3 पर परिणामी बल। तो सेम कहानी, Q3 पर, एक मिनट थोड़ा और चौक चेंज कर लेता हूं एक बार। अगर आप Q3 पर बल देख रहे हो भाई, तो Q3 पर भी 3 बल लगेंगे, 2 बल लगेंगे सॉरी। एक तो Q2 के कारण और एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण। ये माइनस है और ये प्लस है, तो आकर्षण ये ले, ये तो हो जाएगा आपका F31 वेक्टर। और इस पर देख, इस पर भी आकर्षण माइनस प्लस की वजह से, ये हो जाएगा F32 वेक्टर। दोनों के परिमाण वापस से बराबर होंगे, 2 बल लग रहे हैं इस पर, एक तो लग रहा है F31 और एक लग रहा है F32, और परिमाण वही K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कि चूंकि F31 तथा F32
समान परिमाण के हैं तथा परस्पर 60 डिग्री पर क्रियाशील है। अब की बात भाई, अब तक तो कोण 120 हो रहा था, पर अब की बार तो कोण 60 है ना, तो जो परिणामी है पहली बात तो वो नीचे लगने वाला है, ये होगा भाई F3, मतलब 3 पर कुल बल। और समान बल अगर 60 डिग्री पर लग रहे हो, चित्र थोड़ा काफी मैटर हो गया भाई ना, समान बल अगर 60 डिग्री पर हो तो परिणामी √3 गुना आता है। अतः परिणामी जो F3 होगा वो √3 गुना होगा KQ² अपॉन L² का F3 की दिशा में। क्लियर है भाई, है ना? तो ये नीचे की साइड लगेगा इस पर। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से देखना भाई, काफी कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है और मैंने पूरा ढंग से कराने का प्रयास भी किया है ना। एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लें भले से। क्लियर है बच्चों? अब आप स्क्रीन पॉज करके एक बार ढंग से पूरा लिख लेना। कल का होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 1.1 से 1.6, यहां कूलाम का नियम अपना समाप्त होता है पूरा। और कल से हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। चैप्टर का नाम था ना विद्युत आवेश और क्षेत्र, तो कल से हम हमारा स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, वीडियो जब खत्म हो जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में आप कमेंट करोगे ना, तो वो लाइव चैट के दौरान ही दिखता है, आगे दिखता नहीं है ना। तो मैं जानना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कराए हमने इसके ऊपर, तो जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो या वीडियो पसंद आया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, एक बार जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो कैंसिल करके वापस ओपन करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ताकि मैं ढंग से देख पाऊँ, है ना। वीडियो लाइक भी करनी है भाई, वीडियो सभी लाइक किया करें, बार बार ना कहलवाएं, है ना। और वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों। बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए एक बार। धन्यवाद बच्चों।